कि राधा मोहन रास के आंसू, मीरा की हर आस के आंसू, और झूठे बेर खिलाने वाली सबरी के विश्वास के आंसू। कि झूठे बेर खिलाने वाली शबरी के विश्वास के आंसू, और जिसका जैसा भाव जुड़ा हो वह भाव उभर के आता है। आंसू तेरी परिभाषा को कोई समझ ना पाता है। अजी खामोश सवालों पे क्यों नहीं लिखते, गमों से टूटने वालों पे क्यों नहीं लिखते, भुला के चांद बहारे खुमार मस्ती को, आज किसी की भूख निवालों पे क्यों नहीं लिखते, किसी की भूख निवालों पे क्यों नहीं लिखते, कि बाद मरने के मुझे याद किया जाएगा, और महफिलों में भी मेरा नाम लिया जाएगा। मैंने कुछ हर्फ लिख दिए हैं इस तरह दिल से, कि खुशबुओं से जिन्हें पहचान लिया जाएगा, खुशबुओं से जिन्हें पहचान लिया जाएगा। और मैं किताबों की लकीरों में नजर आऊंगा, अक्षरों में भी अक्स बन के उभर आऊंगा। जब कभी भी मेरे गीतों को कोई गाएगा, तो बन के आवाज फिजाओं में बिखर जाऊंगा। कोई पर्ची भी मेरे नाम की नहीं निकली, कोई पर्ची भी मेरे नाम की नहीं निकली, और दिले सुकून के पैगाम की नहीं निकली। भरी पड़ी है हथेली मेरी लकीरों से, और कोई लकीर मेरे काम की नहीं निकली। नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम आए हुए हैं करेरा, और करेरा में एक ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जिनका व्यक्तित्व और कृतित्व में 36 का आंकड़ा है। ड्रेस से आप समझ ही रहे होंगे। चलिए उनसे पूछते हैं उनका परिचय क्या है और उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सौरभ जी नमस्कार। नमस्कार आप सौरभ जी, जैसा कि हमने उल्लेख किया कि आपकी वर्दी से आपका परिचय आधा तो हमारे दर्शकों को मिल ही गया है, आधा आप अपने बारे में खुद बताइए। मेरा नाम सौरभ तिवारी है और मैं साहित्यिक पुस्तकों में और अपनी रचनाओं में सरस के नाम से लिखता हूँ, सौरभ सरस के नाम से। मूल रूप से मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के करेरा तहसील में करेरा से मैं निवासी हूँ, यहाँ का मूल निवासी हूँ। पैतृक रूप से हम लोग पुजारी परिवार से हैं। मेरे पिता स्वर्गीय श्री सुरेंद्र तिवारी, जिन्हें लोग भैया जी के नाम से जानते हैं, वो पत्रकारिता के क्षेत्र में हमारे शिवपुरी जिले के ध्रुव तारे रहे। उन्होंने अपनी साहित्यिक पत्रकारिता से इस क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए। अल्पकाल में उनकी मृत्यु हो गई। यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया यूनिवार्ता के वो पत्रकार रहे जी, और वहीं से साहित्य के अंश जो हमारे शरीर में डीएनए आपके अंदर आए थे जी। मैं मानता हूं कि वही जो बीज उन पिता के द्वारा मेरे शरीर में आए वही फलित हो रहे हैं। और वहां से मुझे लगा, जब मैंने अपने जीवन में जो अच्छी
एक व्यक्ति की कहाँ तक एजुकेशन लिया आपने? जी, मैं 2 विषय में स्नातकोत्तर की मेरे पास डिग्री है, एम इन पॉलिटिकल साइंस एंड सोशलॉजी, 2 विषय मैंने किया हुआ है। वर्तमान में मेरी 2008 में वनरक्षक के पद पर नियुक्ति हुई थी। मैं सेवारत हूँ और साहित्य सेवा मेरी। साहित्य की ये यात्रा और इस पे रुझान आपका माना कि आपके गार्जियंस के द्वारा मिला है, लेकिन इसको सही स्वरूप और आयाम कब मिला, कब दिया आपने इसको? चूंकि माँ हमारी उस समय जब महिलाओं का पढ़ा लिखा होना कम हुआ करता था, उस समय वह हिंदी साहित्य और राजनीति शास्त्र से एमए थी। उनका साहित्य अनुराग, साहित्य के प्रति और लगाव बहुत ज्यादा था। इसके अलावा पुस्तकें पढ़ने का उनको आज भी शौक है जी। वो पढ़ती हैं निरंतर जी। तो वहां से साहित्य अनुराग उनका हमें प्राप्त हुआ और वो मन में थी। चूंकि पिताजी की मैं जब 15 वर्ष का था, उनकी अल्प समय में मृत्यु हो जाने के कारण दुर्घटना में, तो ये जो चीज थी ये बचपन से थी अंदर, लेकिन उसको डेवलप करने का जब समय आया, किशोर अवस्था मेरी जब आई, तब पारिवारिक जिम्मेदारियां आने के कारण उसको वहीं पर ड्रॉप करना पड़ा। क्योंकि समय जब आया और जब मुझे मौका मिला तो सन 2001 के बाद जी मुझे लगा कि हाँ अब कुछ लिखना चाहिए। उसमें सबसे बड़ा जो रोल मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये तो रही बात कि कहाँ से ये चीज अपने अंदर आई, तो वो सब ये रहा, लेकिन फिर भी किसी भी चीज को डेवलप करने के लिए कोई ना कोई का हाथ या सहयोग का होना जी जरूरी होता है। उसके लिए मैं बड़े खुले शब्दों में कहना चाहता हूं कि ये जो करेरा है बहुत छोटी सी तहसील है जी। लेकिन साहित्य के क्षेत्र में मैं मानता हूं यहाँ पर एक नहीं कई राष्ट्रीय स्तर के साहित्यकार हैं। मैं जब साहित्य मैंने तो कुछ लिखा, उनको बताया, उन लोगों ने मुझे मार्गदर्शन दिया, अप्रिशिएट किया, और अप्रिशिएट करने के बाद जब मैंने अपना लिखना शुरू किया, उन्होंने मुझे आगे बढ़ाया, जो त्रुटियां थी उनको सुधरवाया जी। और एक नहीं सभी ने, तो एक माहौल बनता चला गया और वो ईश्वर की कृपा हुई, उन गुरुओं का आशीर्वाद हुआ, माँ सरस्वती की कृपा रही। आज मैं क्या आप चाहेंगे उन गुरुओं का नाम लेना इस इंटरव्यू में? जी बिल्कुल, मुझे बड़ा प्रसन्नता होगी यदि मैं उनका नाम लूंगा और लेना भी चाहिए। जैसे आदरणीय श्री सतीश चंद्र श्रीवास्तव जी, जो प्रगतिशील लेखक संघ के अध्यक्ष भी हैं हमारे, और अध्यक्ष के अलावा वो सभी साहित्यकारों को साथ लेके चलने का उनका जो क्रम है वो कई वर्षों पुराना है। श्री प्रमोद गुप्ता भारती जी, आदरणीय श्री डॉक्टर राजेंद्र गुप्ता जी, और यहाँ की करेरा की पहचान जो गीत के रूप में है आदरणीय श्री घनश्याम दास योगी जी, उनके एक मकान छोड़ के मेरा घर है, उनसे भी इंस्पायरमेंट मुझे रही। और आदरणीय श्री प्रभुदयाल शर्मा जी, श्री रमेश चंद्र वाजपेयी जी, ऐसे सभी साहित्यकार हैं और बहुत अच्छे गीतकार, व्यंग्यकार। और हमारे प्रमोद गुप्ता जी की तो 12 पुस्तकें रिलीज हुई हैं। श्री आशुतोष शर्मा जी, जो आशुतोष जी वो है अपने अभिनेता, उन्होंने आशुतोष राणा जी ने, उन्होंने उनकी पुस्तक एक साथ 11 पुस्तकों का विमोचन किया। तो यहाँ पर साहित्य का बहुत अच्छा माहौल है और मैं कहूंगा कि मेरे आगे बढ़ने में बिल्कुल उन लोगों का नो डाउट उनका रोल है और वो मुझे समय समय पर मार्गदर्शन देते हैं। तो जी एक महत्वपूर्ण सवाल कि आपने किस तरह की रचनाएं दर्शकों के या कभी सम्मेलनों में जाके पढ़ी और सबसे ज्यादा किस रचना को आपकी सराहा गया? देखिए, साहित्य समाज का दर्पण है, ये बिल्कुल शाश्वत सत्य बात है, लेकिन साहित्य जो है वो इंसान का दर्पण भी है। यदि व्यक्ति लिखता है तो उसमें वो उसके जीवन में उसको जो दिखाया है, जो सिखाया है, वो निश्चित रूप से उन बातों को लिखता है जिन बातों को आदमी अपने मुंह से नहीं कह पाता, उनको लेखन के रूप में कहता है। मेरा जीवन संघर्षशील रहा। आपको मैंने जैसा अपने शुरुआती उन्होंने बताया कि संघर्षशील जीवन रहा, तो उसमें संवेदना और संघर्ष ये मेरी काव्य का मुख्य आधार है और मेरी कविताओं में वो निश्चित। हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को कोई अपनी रचना जी सुनाइए। देखिए, सबसे पहली जो मेरी रचना है, जो मेरे दिल के बहुत करीब है और जिस आपने जैसा अभी कहा था कि जिसको ज्यादा सराहा गया हो, तो मैं उसी को मानता हूँ पिता के लिए लिखी गई।
कि बैठ पिता के कांधे पर इठलाने को मन करता है और मेले के खेल खिलौनों को घर लाने को मन करता है। बैठ पिता के कांधों पर इठलाने को मन करता है और मेले के खेल खिलौनों को घर लाने को मन करता है। और रूठे तो हम कैसे रूठे, हमें कौन मनाने आएगा। और पिता के जैसे पुचकारे ना कोई नाज उठाएगा। अरे घर आते ही डांट पिता की खाने को मन करता है। बैठ पिता के खानों पर इठलाने को मन करता है। और जो आया है सो जाएगा, लोगों ने मुझको समझाया। जो आया है वो जाएगा, लोगों ने मुझको समझाया। लेकिन ये मुझसे पूछो क्या खोया या क्या ना पाया, उस परम पिता से मांग पिता को हिलाने को मन करता है। पिता के खानों पर इठलाने को। बहुत शानदार। तिवारी जी, आपकी वर्दी और आपका कृत्य, जैसा हमने शुरू में कहा कि वो 36 का आंकड़ा है, आप कैसे इस दोनों को मैनेज कर पाते, क्योंकि एक तरफ कर्म है और एक तरफ धर्म है। जहां तक धर्म का प्रश्न है, देखिए आदमी, कविता धर्म से मेरा मतलब था। जी। देखिए कार्य क्षेत्र आपका क्या है और आपकी प्रकृति क्या है। तो कार्य क्षेत्र एक अलग मैटर है, जीवन उपार्जन का एक साधन हो सकता है और जिस साधन में आप हैं नो डाउट आपको उसको बड़ी शिद्दत के साथ करना चाहिए। लेकिन अपनी प्रकृति जो है वो आपको कभी भी उस चीज को छोड़ नहीं सकती। आप देखिए कि ये वास्तव में बहुत बड़ी बात है कि एक वर्दी वाला होकर के और लिखना, ये बहुत विरोधाभासी चीज है। लेकिन मुझे ये इस चीज की खुशी है कि मैं एक उदाहरण बन के लोगों के सामने आया हूं कि एक सिपाही जैसी, सिपाही एक बहुत छोटी पोस्ट हुआ करती है और उसमें होने के बावजूद भी और तमाम बंदिशें होने, क्योंकि 24 घंटे की ड्यूटी होती है ये एक्चुअली। इसमें हम कभी ये नहीं कह सकते रात में 2 बजे कभी नहीं जा सकते, लेकिन इतना बहुत ही जटिलता के बावजूद लिखना जो है वो एक बात तो है कि कठिन है, लेकिन एक उदाहरण भी है। मुझे इस चीज की खुशी होगी यदि मुझसे इंस्पायर होकर कोई ऐसी दबी हुई प्रतिभा जो वर्दी के अंदर छुपी हुई है वो आगे बढ़े। उसके लिए मैं काम कर रहा हूं और निसंदेह ऐसा होगा, ये मुझे विश्वास है। जी तिवारी जी, आपने बहुत सारे मंचों को शेयर किया है, काव्य पाठ किया है जी। आपकी अपनी खुद की कोई पुस्तक या कोई संकलन आया है जी, हमारे दर्शकों को दिखाइए जी। उसके बारे में देखिए बताइए। मेरी एक काव्य संकलन आ चुका है जिसका नाम है सूरज नहीं ढला करता। हम चाहेंगे उसको दिखाएं, आप जी हमारे दर्शकों को दिखाएं। यस, सूरज नहीं ढला करता। इसमें किस चीज की, किस तरह की रचनाएं आपने समाहित की हैं? देखिए शीर्षक जो है वो प्रतिनिधित्व करता है पूरी पुस्तक का। बिल्कुल। तो सूरज नहीं ढला करता एक आशावादी विषय है कि जैसे आप कह रहे हैं कि आप इतनी 36 का आंकड़ा है और अलग उसके बावजूद भी आप साहित्य में लिख रहे हैं। तो ये है सूरज जो है आशावादी, ये विषय इसलिए है कि कितनी भी काली घटाएं घनघोर घिर आए, सूरज कुछ समय को छुप सकता है लेकिन सूरज ढल नहीं सकता। क्या बात है। जिस दिन भी उसको मौका मिलेगा, जब ये बदरियां छटेंगी तो सूरज एक बार फिर आसमान में आ जाएगा। इसके लिए मैंने इस कविता में अपनी पुस्तक में लिखा है कि पथ की बाधाओं से डरकर संकल्प नहीं चला करता, अरे बादल काले घिर आए पर सूरज नहीं ढला करता। क्या बात है। और बढ़ते जाना जीवन है, जीवन की यही निशानी है, और काट के पत्थर मग के सारे अपनी राह बनानी है, अरे अवसर कुछ कर जाने का हर बार नहीं मिला करता, काले बादल घिर आए पर सूरज नहीं ढला करता। और पंगु ने गिर को पार किया, गूंगे ने राग सुनाया है, अंधे पृथ्वीराज के दृढ़ को गौरी कब बच पाया है, अरे रणवीरों के सीनों में अवसाद नहीं पला करता, बादल काले घिर आए पर सूरज नहीं ढला करता। तिवारी जी, आपका विभाग और विभाग के जहां आप काम करते हैं, कभी इस तरह की रचनाएं सुनने का या सुनाने का सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ? जी, विभाग के लोग सुनते हैं और मेरी पुस्तक में हमारे जो उप वन मंडल अधिकारी हैं उन्होंने उस पर अपना समीक्षा भी दी है।
और विभाग का बहुत सपोर्ट है। देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि 24 घंटे की ड्यूटी है। अब उस बीच में मैं साहित्य रचना करता हूँ या गोष्ठियों में भी जाता हूँ, तो निश्चित तौर पर विभाग का सहयोग तो है। वो लोग मुझे आगे बढ़ाने के लिए पूरी मेरी मदद कर रहे हैं। मेरे वरिष्ठ अधिकारियों ने कभी मुझे रोका टोका नहीं है, बल्कि अप्रिशिएट किया है। मैं उनका इस चैनल के माध्यम से बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। सौरभ जी, आपकी वो रचना जो स्टेज पे और हर जगह सराही जाती है, जैसा कि आपने अभी उल्लेख किया था, हम चाहेंगे हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें। जी, उस रचना का शीर्षक है आंसू। उसमें आंसू को परिभाषित करने का प्रयास किया कि चाहे खुशी हो, गम हो, कुछ भी हो, एक ही रंग, एक ही प्रकार के आंसू निकलते हैं। कोई भी आंसू को देखकर यह नहीं बता सकता कि यह खुशी के हैं या गम के। उसको मैंने लिखने का प्रयास किया है कि कभी खुशी तो कभी विरह में अंतर घट छलकाया है, और खुशी, वेदना, मिलन, जुदाई नीर बिंदु संग लाया है, और जिसका जितना ज्ञान है उसने उतना अर्थ लगाया है, पर आंसू तेरी परिभाषा को कोई समझ न पाया है। और तर्क वितर्क सभी है फीके, आंसू का रंग गहरा है, और आंसू के तो भरे समंदर बस पलकों का पहरा है। अरे मन में जैसे मेघ उमड़ते वैसा जल बरसाया है, आंसू तेरी परिभाषा को कोई समझ ना पाया है। अब आप देखिए आंसू कहाँ कहाँ पहुंचता है कि राधा मोहन रास के आंसू, मीरा की हर आस के आंसू, और झूठे बेर खिलाने वाली सबरी के विश्वास के आंसू, कि झूठे बेर खिलाने वाली शबरी के विश्वास के आंसू, और जिसका जैसा भाव जुड़ा हो वह भाव उभर के आता है, आंसू तेरी परिभाषा को कोई समझ ना पाता है। और गले लगाने पर भी आंसू, देखिए आप आंसू कहाँ जाता है, गले मिल रहे हैं फिर भी है कि गले लगाने पर भी आंसू, हाथ छुड़ाने पर भी आंसू, नजर चुराने पर भी आंसू, नजर मिलाने पर भी आंसू। अरे कैसी है तासीर अश्रु की, कैसा भेद छुपाया है, और आंसू तेरी परिभाषा को कोई समझ ना पाया है। और जब जन्म होता है, मृत्यु, जन्म में खुशी में भी आंसू नाती हुआ है कि जन्म हुए तो मोह के आंसू, हुआ मरण बिछोड़ के आंसू, लक्ष्य सफलता में भी आंसू और विफलता में भी आंसू। अरे देख परिस्थिति लोगों ने केवल अनुमान लगाया है, पर आंसू तेरी परिभाषा को कोई समझ ना पाया है। और आगे के निश्चल और बेरंग हैं आंसू, हर यादों के संग हैं आंसू, और भक्ति के हर ढंग में आंसू, कीर्तन और सत्संग में आंसू। अरे आंसू अभिव्यक्ति है मन की, आंसू अभिव्यक्ति है मन की, हर बूंद में भाव समाया है, आंसू तेरी परिभाषा को कोई समझ ना पाया है। और अंत में है कि आंसू है भाषा भावों की, इसकी क्या परिभाषा हो। आंसू है भाषा भावों की, इसकी क्या परिभाषा हो, और उसके लिए छलक आते हैं जिससे मोह जरा सा हो, और जिस रंग में जो रंगा हुआ है वैसा रंग समाया है, आंसू तेरी परिभाषा को कोई समझ ना पाया। तो ये थे सौरभ तिवारी सरस जी, जो अपनी जिंदगी की साहित्यिक यात्रा के साथ साथ आंसुओं की यात्रा का भी विवरण हमारे दर्शकों के साथ शेयर कर रहे थे। पंजारा बीट्स से बात करने के लिए सौरभ जी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।